नमस्कार, हमारा खास प्रोग्राम वकील आपका में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा से। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पूर्व फार्मर डीजीसी धर्मेंद्र सिंह। धर्मेंद्र जी का बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज में। तो नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप सभी कॉलर्स हमें कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। धर्मेंद्र जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा, जो विकास दुबे एनकाउंटर हुआ था, इसको लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ आदेश दिए हैं? देखिए, किसी भी क्राइम के लिए हर व्यक्ति जो क्राइम करने वाला है उसका नॉलेज और इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसको काउंट किया जाता है। नॉलेज और इंटेंशन के साथ में किसी अपराध को करने के बाद अगर वो जो अपराध करने वाला व्यक्ति है वो हैबिचुअल होता है तो निश्चित रूप से वो गंभीर आपराधिक श्रेणी में आता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 22 जुलाई 2020 को अपना ऑब्जर्वेशन दिया। उससे पहले जो हियरिंग हुई उसमें स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी कुछ गाइडलाइंस दी और विकास दुबे प्रकरण पे जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एनकाउंटर पे 4 रिट्स फाइल हुई, यानी PIL 4 दाखिल हुई एडवोकेट घनश्याम उपाध्याय जी के द्वारा, और उसमें जो जवाब दाखिल किया गया, रिटन स्टेटमेंट दाखिल किया गया, तुषार मेहता जी जो अटॉर्नी जनरल उत्तर प्रदेश की तरफ से प्रेजेंट हुए, उन्होंने अपना 57 पेजेस का रिप्लाई फाइल किया। जो उपाध्याय जी की तरफ से याचिका प्रस्तुत की गई उसके साथ में अन्य 3 याचिकाओं में एक ही बात कही गई कि जो एनकाउंटर विकास दुबे का किया गया है वो लीगल नहीं है, वो सही नहीं है, वो गलत है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सारे तथ्यों को सुनने के बाद जो अंतरिम सुनवाई हुई उसमें ये कहा कि निश्चित रूप से बहुत ही चिंता का विषय है, स्टेट गवर्नमेंट को जो न्याय प्रणाली है उसका अनुपालन कराया जाना चाहिए। और निश्चित रूप से इस प्रकरण को देख के ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है वो कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं प्रभावित है। इसमें इस प्रकरण को इसलिए इतना गंभीरता से सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए लिया कि जिस अभियुक्त के खिलाफ 60 से 65 मुकदमे पेंडिंग हो वो एक्यूज पैरोल पे, एंट्री बेल पे रिलीज हो जाता है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि निश्चित रूप से ये फेल्योर ऑफ सिस्टम है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इन बातों को बड़ा गहनता से अवलोकित करते हुए अपना ऑब्जर्वेशन दिया और कहा बिल्कुल मैं आपके बारे से थोड़ा जानूंगी। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई है, महेश है अलीगढ़ से। महेश जी, सवाल पूछिए अपना। हेलो जी, सवाल पूछे। हाँ साहब, अलीगढ़ से बोल रहे हैं। हम रोडवेज में सर्विस करते थे जयपुर। हाँ, तो उसमें उन्होंने बिना कारण के बर्खास्त कर दिए। जांच विभागीय जांच हुई, उसमें हमारे फेवर में हुई है, लेकिन उन्होंने हेड ऑफिस में अपील की थी, हेड ऑफिस में जो उसमें खारिज कर दी है। क्या कोई प्रोसीजर ऐसा है जो गवर्नर साहब अपील को सुन सकते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, आपका जो प्रश्न है वो सर्विस मैटर से रिलेटेड है। आपको आपके डिपार्टमेंट ने बर्खास्त किया है। बर्खास्त करने से पहले आपके खिलाफ कोई ना कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हुई होगी। उस इंक्वायरी के समय आपको सस्पेंड भी किया गया होगा। निश्चित रूप से आपके खिलाफ जो डिपार्टमेंट द्वारा प्रोसीडिंग की गई है उस प्रोसीडिंग में आपके अगेंस्ट में जो इंक्वायरी हुई उस इंक्वायरी के कंटेंट को देखना बहुत जरूरी है, यानी उनको अवलोकित करना बहुत जरूरी है। और आपकी बर्खास्तगी यदि आपको लगती है कि ये अविधिक है यानी इलीगल है तो आप निश्चित रूप से उस टर्मिनेशन के ऑर्डर के अगेंस्ट में ऑनरेबल हाई कोर्ट में अपनी रिट याचिका प्रस्तुत कर सकते हैं। ऑनरेबल हाई कोर्ट में रिट याचिका प्रस्तुत करने के साथ आप टर्मिनेशन के ऑर्डर को सेट असाइड करा सकते हैं। और मीनवाइल जो आपके जो भी कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट्स हैं जो आपको बर्खास्तगी के बाद भी विभाग द्वारा देय होते हैं वो निश्चित रूप से आपको प्राप्त होने चाहिए। तो आप ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष अपनी याचिका प्रस्तुत करेंगे तो आपके डिपार्टमेंट को एक प्रोस्पेक्टिव डायरेक्शंस मिलेंगे जिसके लाइट में आपको बेनिफिट आपके अकॉर्डिंग प्राप्त होगा। जी बिल्कुल। तो आप सभी भी हमें कॉलर्स कॉल कर सकते हैं, नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। धर्मेंद्र जी, अपनी बात पूरी करें। जैसा कि मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के व्यूज को अपने दर्शकों को बता रहा था, विकास दुबे प्रकरण में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी, एक आयोग बनाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को निर्देशित किया और उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस BS चौहान साहब को जांच करने के लिए अधिकार दिए। साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश में पूर्व DGP मिस्टर गुप्ता, उनको भी उस कमेटी का मेंबर बनाया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। और साथ ही साथ उससे पहले जो स्टेट गवर्नमेंट ने एक
आयोग बना के जांच के लिए सुस्ती की थी, उसमें मिस्टर जस्टिस शशिकांत जी, उनको शशिकांत अग्रवाल जी, उनको उस कमेटी का मेंबर यथावत रखा और इस कमेटी को यह निर्देशित किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि एक सप्ताह में, यानी 22 जुलाई से एक सप्ताह के अंदर ये कमेटी जांच की कार्रवाई को प्रारंभ करेगी और उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट अपना स्टाफ इस कमेटी को देंगे और ये कमेटी का जो हेड ऑफिस होगा वो कानपुर स्थित होगा। साथ ही साथ इस जांच की जो फाइनल रिपोर्ट है वो 2 माह के अंदर स्टेट गवर्नमेंट को कमेटी हैंडओवर करेगी और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को भी हैंडओवर करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को इसकी इंटीमेशन दी जाएगी। तो ऐसी स्थिति में ये बात तो बहुत स्पष्ट हो गई कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी के लिए निर्देशित किया, अर्थात उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो कमेटी गठित की गई थी जिसके लिए अधिसूचना जारी करते हुए जांच का निर्देश दिया गया था, उस कमेटी के साथ में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस को जोड़ने का, साथ ही साथ स्टेट के पूर्व डीजीपी को जोड़ने का जो निर्देश दिया, उससे जांच जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का व्यू है उसके अकॉर्डिंग क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, यानी पारदर्शिता के साथ जांच होनी चाहिए एनकाउंटर के संबंध में। और इसके साथ ही साथ 2 बातें और बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक बात तो ये कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सिस्टम फेल्योर, ये वर्ड सिस्टम फेल्योर का जो वर्ड यूज किया, इसमें इस गंभीर अपराधी के लिए न्यायालय में 65 मुकदमे लंबित होने के बाद पेरोल पर छूटना, उसके एंट्रिम बेल पर छूटने के साथ फिर उस तरह के अपराधों को करना और जो संरक्षण, चाहे वो अधिकारियों का संरक्षण हो, चाहे राजनेताओं का संरक्षण हो, चाहे सामाजिक लोगों का संरक्षण हो, जिस संरक्षण के माध्यम से वो सरसब्ज हो रहा था और अपने अपराध को बढ़ा रहा था, अपराध के क्षेत्र को बढ़ा रहा था, निश्चित रूप से इन सब बिंदुओं पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जांच करने के निर्देश दिए हैं। और जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का व्यू है वो इस कमेटी की जांच की रिपोर्ट के माध्यम से क्लियर हो जाएगा और इसके बाद 2 महीने के बाद जो रिपोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट की जाएगी, उसके अकॉर्डिंग जो भी लोग दोषी, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बिल्कुल, तो नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप सभी कॉलर्स हमें कॉल कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। बिल्कुल धर्मेंद्र जी, देखा जा रहा है कि पुलिस कहीं ना कहीं सवालों घेरे में आ चुकी है। क्या प्रदेश सरकार को कोई आदेश दिया गया है इस बारे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने? देखिए, स्टेट गवर्नमेंट को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिया, उस डायरेक्शन में अधिसूचना जारी करते हुए जो न्यायिक आयोग बनाया गया है, उस आयोग के माध्यम से जांच कराने की बात कही है। आपको रोकने के लिए हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी हुई है, अंजलि कुमार है। अंजलि जी, सवाल पूछिए अपना। हेलो जी, सवाल पूछे। कुछ में मैडम वकील साहब से मैं सवाल पूछना चाहता हूँ जी। ये जो विकास दुबे के जो मार दिया गया है, क्या ये सुप्रीम कोर्ट का किसी जजमेंट है कि नेसेसिटी नो लॉ? उस आदमी कहना है कि नेसेसिटी नो लॉ के तहत मारा गया है। देखिए, नेसेसिटी नो लॉ शायद एप्लीकेबल किस मामले में होता है? देखिए, आपसे मेरा अनुरोध है, आपका जो प्रश्न है उसको स्पष्ट करें। आपकी आवाज कुछ ब्रेक हो रही है। आप जो भी प्रश्न करना चाहते हैं स्पष्ट रूप से करें तो उसका उत्तर मैं सहजता से आपको दे सकूं। आवाज आ रही है? सवाल पूछिए। हेलो जी, अंजनी जी, सवाल पूछिए। आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज मिल रही है, सवाल पूछिए। जी, हम वकील साहब से पूछना चाहते हैं मैडम जी कि किसी भी क्रूअल पनिशमेंट के लिए नेसेसिटी नोज नो लॉ का जो सिद्धांत है, इसके तहत मारना क्या उचित था? देखिए, किसी भी एनकाउंटर के विषय में जो कानून है उस कानून में आईपीसी सीआरपीसी में कोई भी प्रोविजन नहीं है, लेकिन अगर हम कानूनी व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था और पूर्व में प्रतिपादित सिद्धांत, चाहे 2014 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की आई गाइडलाइंस एनकाउंटर के संबंध में या सीआरपीसी में जो प्रोविजंस हैं सेल्फ डिफेंस के, उन सेल्फ डिफेंस के प्रोविजन के अनुसार इस तरह के घटनाक्रम हो जाते हैं। यानी पुलिस अपराधी को भागते समय अपने आप को बचाने के लिए जो घटनाक्रम होता है उसमें एनकाउंटर के हो जाते हैं घटनाक्रम, लेकिन इसका कोई कानूनी विधान नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इन तथ्यों को गहनता से अवलोकित किया
इसीलिए इस आयोग का गठन किया। और आपको पूर्णतया ज्ञान है कि इससे पूर्व में जो हैदराबाद की घटना हुई उसके लिए भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस दी, उस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग वहां की जांच की कार्रवाई चल रही है। तो ऐसी स्थिति में जो एनकाउंटर का प्रोसेस है, एनकाउंटर का कोई भी प्रोसेस किसी भी कानून में नहीं दिया गया है, लेकिन सेल्फ डिफेंस में वो चाहे अपराधी हो, चाहे पुलिस अधिकारी हो, चाहे कोई भी सामान्य व्यक्ति हो, उसको अपने सेल्फ डिफेंस में जो प्रोविजंस हैं 96 से लेके 106 तक, उसमें सेल्फ डिफेंस में कोई भी सामने व्यक्ति जो उसको उपहत कारित कर सकता है, या उपहत सामान्य हो या घोर प्रकृति के हो, उस उपहत से बचाव करने के लिए इस तरह के घटनाक्रम को अंजाम दे सकता है। यानी अपने आप को बचाने के लिए वो किसी को वो उपहत कारित कर सकता है। वो उपहत गंभीर घटना के रूप में भी हो सकती है, जिसके लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑब्जर्वेशन दिया और उसके साथ ही न्यायिक आयोग का गठन किया। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं और मोहम्मद सफ़ी हैं बहराइच से। मोहम्मद सफ़ी जी सवाल पूछिए अपना। सफ़ी जी सवाल पूछिए। सफ़ी जी आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही, आप फिर से कॉल कर से सवाल पूछ सकते हैं। तो नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप सभी कॉलर्स हमें कॉल करें और अपने सवाल पूछें। धर्मेंद्र जी, देखा गया जिस विकास दुबे का जो कांड हुआ था, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या प्रदेश सरकार को कोई कानून व्यवस्था के सवाल खड़े किए हैं? देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने के दौरान अपने व्यूज दिए कि जो कानून व्यवस्था है वो कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं प्रभावित है। यानी सिस्टम जो है जिसमें न्यायिक प्रणाली को, प्रशासनिक प्रणाली को चुस्त दुरुस्त रहना चाहिए और किसी भी अपराधी को मुक्त नहीं होना चाहिए, इन सब बातों पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने व्यूज दिए और ये कहा कि जो सिस्टम स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या न्यायपालिका द्वारा ऐसे अपराधी के लिए इस्तेमाल किया गया पूर्व में, वो सिस्टम प्रॉपर नहीं था। अर्थात इस तरह का गंभीर अपराधी अगर 60 से 65 मुकदमे उसके खिलाफ थे तो जमानत पर कैसे रिलीज हुआ, वो इस तरह से अपने आपराधिक साम्राज्य को कैसे बढ़ा रहा था, उसको कौन कौन लोग सहयोग कर रहे थे, उसकी एंट्री बेल में क्या ऐसी कमियां हुई जिसकी वजह से उसको एंट्री बेल मिल गई। तो ये सारे ऐसे इशूज हैं जिन इशूज पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक आयोग का गठन किया। और उस न्यायिक आयोग के गठन का मूल उद्देश्य यही है कि इस तरह की जो भी घटनाएं हैं वो पूरे देश में रुकें और इस तरह से जो न्याय प्रक्रिया है, यानी जो किसी घटनाक्रम का ट्रायल होने का प्रोसेस है, वो ट्रायल होने का प्रोसेस होना चाहिए, ना कि इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाना चाहिए। इससे लोगों को बचना चाहिए। जी बिल्कुल। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, महेंद्र है राजस्थान से। महेंद्र जी सवाल पूछिए अपना। मेरा सवाल ये था वकील साहब से जी कि ये जैसे विकास दुबे जैसे भ्रांत अपराधी होते हैं और ये इतनी बड़ी घटना कर देते हैं, उसके बाद में इनकी जो भी प्रॉपर्टी होती है वो गवर्नमेंट को सरेंडर कर देनी चाहिए, गवर्नमेंट को सीज करके, और गवर्नमेंट राजकोष में उनसे जो भी कुछ आता है वो गवर्नमेंट राजकोष में जमा करना चाहिए। ये ऐसा है कोई प्रावधान? देखिए, ऐसे अपराधी के खिलाफ जो कि गैंग बना के अपराध कारित करते हैं, स्टेट की तरफ से जो प्रोविजंस हैं उसमें स्पेशल एक्ट है, गैंगस्टर एक्ट। इसी के साथ जो प्रोविजंस हैं आईपीसी सीआरपीसी के, उन प्रोविजंस को फॉलो किया जाता है। गैंगस्टर एक्ट हो चाहे रासुका का प्रोसेस हो, गैंगस्टर एक्ट में स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं कि ऐसे गैंग के जो भी संपत्तियां हैं, चल अचल संपत्ति, उन संपत्ति को अटैच किया जा सकता है, उन संपत्ति का गवर्नमेंट में उसको इन्वॉल्व यानी निहित किया जा सकता है। ऐसी संपत्तियों को गवर्नमेंट टेक ओवर करके उसका ऑक्शन कर सकती है और उससे होने वाली जो आय है उस आय को अपने विवेकानुसार न्यायिक प्रक्रिया को ध्यान में रखते करके उसका इस्तेमाल कर सकती है। आपका जो प्रश्न है वो बहुत ही जेन्युइन प्रश्न है, क्योंकि इस तरह के अपराधी का जो गैंग है, उस गैंग द्वारा जो गंभीरतम अपराध किए गए और अपराध करने के साथ जो अवैधानिक रूप से धन का अर्जन किया गया, वो धन का अर्जन इलीगल इनकम हुई और उसी इलीगल इनकम में चाहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, चाहे ईडी हो, चाहे गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो, इन सभी डिपार्टमेंट्स के द्वारा इस तरह की जो संपत्तियां हैं, जंगम संपत्तियां हैं यानी इमूवेबल प्रॉपर्टीज हैं या मूवेबल प्रॉपर्टीज हैं, उन सारी प्रॉपर्टीज को अटैच करने का, गवर्नमेंट में निहित करने का
लीगल प्रोसेस है, ये प्रोविजंस हैं जिसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट अपनी कार्रवाई को कर सकती है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी हुई है, हरप्रीत है लखीमपुर से। हरप्रीत जी सवाल पूछिए। हेलो जी सवाल पूछे। मैम मेरा ये सवाल है कि मैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में जिला सामुदायिक प्रक्रिया प्रबंधक के पद पर कार्यरत था। मुझे बिना नोटिस के निष्कासित कर दिया, बिना कोई कारण बताए, और मेरे समकक्ष जो जनपद और अन्य जनपदों में प्रबंधक थे उनको नोटिस देने के बावजूद भी काम कराया जा रहा है। तो सर मेरे साथ दोहरी नीति के लिए भेदभाव किया गया मैडम, तो इसके लिए मैं क्या करूं? मैं कई बार पत्र भी लिखा हूं मिशन निदेशक महोदय को, परंतु कोई भी जवाब सकारात्मक नहीं दिया जा रहा। देखिए, आप निदेशक महोदय को आपने जो एप्लीकेशन यानी पत्र दिया है, आपको एक लीगल नोटिस देनी चाहिए इस बात के लिए कि आपका जो योगदान था वो योगदान समाज हित में स्वास्थ्य देखभाल करने के लिए आपको पद पर रखा गया और आपको बिना किसी लीगल नोटिस को दिए पदमुक्त कर दिया गया, कार्यमुक्त कर दिया गया। निश्चित रूप से ये इलीगल एक्ट है। अगर हम सर्विस रूल्स की बात करते हैं तो सर्विस रूल्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपके द्वारा कोई यदि अनियमितताएं की गई हों तो उसके लिए आपको एक सो कॉज नोटिस डिपार्टमेंट की तरफ से दिया जाना चाहिए। उसमें आपका स्पष्टीकरण यानी एक्सप्लेनेशन आपका इम्पोर्टेंट है, मैंडेटरी है, उसको उनको लेना चाहिए। और सो कॉज नोटिस देने के बाद आपका जो जवाब आएगा उससे यदि डिपार्टमेंट संतुष्ट नहीं है तो आपके खिलाफ आपको कार्यमुक्त करने की कार्रवाई को कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले जो नेचुरल जस्टिस है, जो लीगल प्रोसेस है, जो सर्विस रूल्स हैं, उनको फॉलो करते हुए डिपार्टमेंट को आपको नोटिस देना चाहिए। अगर आपको कोई भी नोटिस प्राप्त नहीं हुआ, आपके खिलाफ कोई भी डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स नहीं हुई हैं, आपको इलीगल प्रोसीडिंग करते हुए कार्यमुक्त कर दिया गया है, तो आप उस ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं और चैलेंज करने के साथ आप अपने पद पर पुनः बहाल हो सकते हैं। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी हुई है, नीरू है बरेली से। नीरू जी सवाल पूछिए अपना। जी नमस्कार, मैं बरेली से बोल रहा हूँ। मैं सिंचाई विभाग में कार्य करता हूँ, सिंचाई इरिगेशन वर्कशॉप। तो यहाँ पर दो कैटेगरी के कर्मचारी हैं, एक तो औद्योगिक अधिष्ठान और नियमित अधिष्ठान। तो हमारे यहाँ के काफी कर्मचारी औद्योगिक अधिष्ठान में जिनको कोई पेंशन नहीं मिलती है, वेतन वगैरह उसी मत से 01 हेड होता है राज्य के कर्मचारियों के लिए, उसी से ड्रॉ किया जाता है। जो शासन द्वारा भी कई गाइडलाइन दी गई, उसमें लिखा गया है कि ये राजकीय सेवक है, उत्तर प्रदेश के राजकीय सेवक है कई बार ये, लेकिन फिर भी हमको पेंशन से अलग रखा गया है, हमको जो है बोनस नहीं दिया जाता है और हमारा जीपीएफ भी नहीं कट रहा है। तो ये इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, इरिगेशन डिपार्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट का एक विभाग है जिसमें जो भी योगदान देने वाले व्यक्ति हैं, चाहे वो तदर्थ नियुक्ति पर हों या स्थायी नियुक्ति पर हों, तदर्थ नियुक्ति के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट के सर्कुलर्स हैं, जो गाइडलाइंस हैं, उसके अकॉर्डिंग स्टेट गवर्नमेंट को आपको सारे बेनिफिट्स देने चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट के जो सर्कुलर हैं उसके अकॉर्डिंग आपको योगदान का पूर्ण लाभ नहीं मिल रहा है, यानी सर्विस आप जो कर रहे हैं उस सर्विस में होने वाले बेनिफिट आपको अगर प्राप्त नहीं हो रहे हैं, तो आपको न्यायालय के समक्ष अपने साथ जो अनियमितताएं हो रही हैं विभाग की तरफ से, उसको चैलेंज करते हुए रिलीफ प्राप्त किया जा सकता है। इस जो ऑनरेबल हाई कोर्ट के कई प्रतिपादित सिद्धांत हैं इस विषय पर, आपकी तदर्थी नियुक्ति हुई है, तदर्थ नियुक्ति यानी टेम्परेरी अपॉइंटमेंट में जो पीएफ डिडक्ट करने की बात है, जो आपको पेंशन देने की बात है, जो आपकी ग्रेजुटी के डिडक्शन की बात है, इसके लिए जो स्टेट गवर्नमेंट के सर्कुलर्स हैं उनको आपको अवलोकित करना चाहिए और उन सर्कुलर के अकॉर्डिंग आपको जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो मिल रहे हैं तो अच्छा है। और अगर आपको उस सर्कुलर के अकॉर्डिंग जो बेनिफिट आपको मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष आप इन ग्रीवांसेस को लेके रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं और उसमें आपको आपके अकॉर्डिंग रिलीफ प्राप्त होगा। जी, तो आप सभी कॉलर्स हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर लगातार फ्लैश और आपके जो भी सवाल हैं कानून व्यवस्था को लेकर या फिर कोर्ट केस से जुड़े जो भी आपके मामले हैं वो आप हमें कॉल कर सकते हैं इसको लेकर। और धर्मेंद्र जी, देखा जा रहा है कि हिंदू महिलाओं को भरण पोषण के लिए अधिकार दिया जाता है, क्या ये अधिकार मुस्लिम महिलाओं के लिए भी है? देखिए, हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ जी दोनों लॉ में काफ़ी कुछ समानता है और काफ़ी कुछ समानता नहीं है। जो महिलाओं के लिए कानून ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट द्वारा अभी लेटेस्ट गाइडलाइंस के जो ऑनरेबल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में
लेटेस्ट व्यू आए हैं उसके अकॉर्डिंग जिस तरीके से हिंदू एक्ट के अंतर्गत महिलाओं को भरण पोषण के लिए अंडर सेक्शन 125 रिलीफ प्राप्त होता है, उसी प्रकार मुस्लिम महिलाओं को भी अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी में पिटीशन फाइल करने पर मेंटेनेंस प्राप्त हो सकता है। साथ ही साथ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में जो प्रोविजंस हैं उसमें वो लेडी चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो या किसी भी अन्य धर्म से संबंधित हो, अगर वो डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत परिवाद प्रस्तुत करती है न्यायालय के समक्ष, तो परिवाद में जो भी उसकी ग्रीवांसेज हैं सेक्शन 12 की, 18 की, 90, 20, 21, 22, इसके अंतर्गत जो भी प्रोविजंस हैं उन प्रोविजंस में प्रत्येक धर्म की महिला को वही अधिकार प्राप्त हैं जो किसी दूसरे धर्म की महिला को प्राप्त हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट के बहुत क्लियर इसमें गाइडलाइंस हैं। 2019 में एक केस की सुनवाई करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइंस फिक्स की थी कि जिस प्रकार हिंदू महिला को 125 सीआरपीसी के अंदर लाभ मिलता है उसके भरण पोषण के लिए, उसी प्रकार मुस्लिम महिलाओं को भी 125 सीआरपीसी के अंतर्गत परिवाद प्रस्तुत करने पर भरण पोषण का उपशम प्राप्त होना चाहिए। जी बिल्कुल। तो नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप सभी कॉलर्स हमें कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। धर्मेंद्र जी, अगर कोई एग्रीमेंट पूरा करना हो तो क्या उस पर कोविड-19 को प्रभाव पड़ेगा? देखिए, प्राकृतिक आपदा जो लॉ है, प्राकृतिक आपदाएं हों उससे निश्चित रूप से किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में यदि प्रभाव पड़ता है, किसी भी एग्रीमेंट में यदि प्रभाव पड़ता है, तो वो चाहे कोविड-19 के रूप में हो, चाहे भूस्खलन के रूप में हो, चाहे सुनामी के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, इन सब को कानूनी परिधि में रखा गया है। उदाहरण के तौर पर दर्शकों को हम बताना चाहते हैं कि दो कंपनियों के बीच में या दो व्यक्तियों के बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू लॉ यानी कानूनी दृष्टिकोण से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उस कॉन्ट्रैक्ट की जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो बोथ पार्टीज को यानी ए और बी जो कॉन्ट्रैक्ट के पार्टीज हैं उनके बीच में जो टर्म्स एंड कंडीशन तय हुई हैं उनको फुलफिल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बोथ पार्टीज की है। लेकिन इस तरह के प्रकरण में जहां पे कोविड-19 का प्रभाव है या अन्य किसी प्राकृतिक आपदा का प्रभाव है, वहां पर सेक्शन 56 में जो प्रोविजंस हैं उन प्रोविजंस का जो विस्तार है उस विस्तार में कोविड-19 को भी समाहित किया गया है। और कोविड-19 में जो लॉकडाउन का प्रोसेस है या बिजनेस के ब्रेक होने का प्रोसेस है या जो लॉकडाउन की वजह से बिजनेस सरवाइव नहीं कर पाया या फाइनेंशियल कॉरपोरेशन के फाइनेंशियल सपोर्ट्स नहीं मिल पाए, इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं बिजनेसमैन को, आम लोगों को, जिसकी वजह से जो भी कॉन्ट्रैक्ट हैं उन कॉन्ट्रैक्ट में दी गई टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल करना कठिन हो रहा है। इन सब चीज़ों को, इन सारे इशूज़ को ध्यान में रखते हुए जो व्यूज़ हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के और ऑनरेबल कोर्ट के, उसमें सेक्शन 56 का बेनिफिट मिलता है और मिलना चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग जो कॉन्ट्रैक्ट है उस कॉन्ट्रैक्ट में यदि इस पीरियड में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल नहीं किया जा पा रहा है तो उसका मियाद का विस्तार होना चाहिए, यानी समय का विस्तार होना चाहिए और आगे आने वाले सामान्य दिनों में उस एग्रीमेंट के टर्म्स एंड कंडीशन को बोथ पार्टीज को फुलफिल करना चाहिए, जिसके लिए कोविड-19 का बेनिफिट सेक्शन 56 के अकॉर्डिंग प्राप्त होगा। जी बिल्कुल। और धर्मेंद्र जी, क्या पुलिस को जांच करते समय किसी की संपत्ति को सीज करने का अधिकार है? देखिए, सीआरपीसी में सेक्शन 102 में जो प्रोविजंस हैं उसके अकॉर्डिंग कोई भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर यानी किसी के खिलाफ भी कोई अभियोग पंजीकृत हुआ, अभियोग पंजीकृत होने के बाद में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को ये लगता है कि जो इसने घटना की, इस घटना से इस संपत्ति को इसने बनाया है या किसी जगह से कोई चुराई गई संपत्ति बैंक के किसी खाते में उसने जमा की और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को ये लगता है कि जो संपत्ति फला जगह से उसने लूटी या चोरी की वो फला बैंक खाते में अपने जमा की है, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को सेक्शन 102 में ये राइट है कि वो उस खाते को फ्रीज करा सकता है, सीज करा सकता है। और इसके लिए जो अभी लेटेस्ट कानून है उस कानून के अकॉर्डिंग उसको मजिस्ट्रेट से यानी संबंधित क्षेत्राधिकारी जो क्षेत्र का मजिस्ट्रेट है
उससे प्रायर परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। उसको इस तरह की कार्रवाई को कर देने के बाद जो थाना क्षेत्र से संबंधित जुडिशियल ऑफिसर या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर यानी जो मजिस्ट्रेट हैं उनको इंटीमेशन देने का अधिकार है और वो इंटीमेशन उनको देनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर बहुत क्लियर है, जो प्रॉपर्टी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर द्वारा, चाहे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो चाहे मूवेबल प्रॉपर्टी हो, उसको फ्रीज किया जाता है या सीज किया जाता है, उसकी इंटीमेशन संबंधित थाने के मजिस्ट्रेट को देना आवश्यक है। उसके बाद अगर उसको ये लगता है कि इन प्रॉपर्टियों का दुर्व्ययन हो सकता है मुलजिम द्वारा, अभियुक्त द्वारा, तो निश्चित रूप से मजिस्ट्रेट उनको उन प्रॉपर्टियों को प्रिजर्व करने के गाइडलाइंस देंगे। उसके अकॉर्डिंग जब भी उस केस का ट्रायल चलेगा तो उस प्रॉपर्टी का जो भी ट्रायल के समक्ष साक्ष्य के रूप में उपयोग हो सकता है, उसको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को करते हुए अपने आरोप पत्र में इन तथ्यों को अभिवर्णित करते हुए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। जी बिल्कुल। धर्मेंद्र जी, देखा जा रहा है कि कोविड-19 की वजह से सभी न्यायालय बंद रखे हुए हैं, लेकिन इस बीच अगर ऐसे में एडवोकेट्स के वेलफेयर के लिए क्या कुछ आदेश दिए गए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी एडवोकेट्स के लिए भी अपना व्यूज देते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट और हर स्टेट गवर्नमेंट को एक नोटिस जारी किया और उस नोटिस में एक्सप्लेनेशन यानी स्पष्टीकरण समन किया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को भी ये लगता है कि जो एडवोकेट एक्ट है उसके अकॉर्डिंग हर एडवोकेट अपना जीवन निर्वहन करता है, अपने प्रोफेशन के प्रति ऑनेस्टली वर्क करते हुए वो समाज को न्याय दिलाने का काम करता है। और जो कोविड-19 का प्रभाव है वर्तमान में, उस प्रभाव की वजह से अभी यह देखने में आ रहा है कि न्यायालय लगातार बंद चल रही हैं। मार्च के बाद से न्यायालय लगातार बंद चल रही हैं। जहां पर वर्चुअल वर्किंग हो सकती है वो वर्किंग भी प्रॉपर नहीं हो पा रही है, क्योंकि जो एडवोकेट्स हैं उनको वर्चुअल वर्किंग को समझने में समय लग रहा है। इस बीच में न्यायालय के द्वारा सामान्य कार्य न किए जाने से कहीं ना कहीं एडवोकेट का अपना जीवन निर्वहन प्रभावित हो रहा है। इसके लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी की और ये कहा कि स्टेट गवर्नमेंट, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सभी मिलकर एक आपदा फंड जो है उसको एडवोकेट के लिए भी संरक्षित करें और एडवोकेट को जो जेन्युइन और नीडी एडवोकेट्स हैं उनको उस फंड से सहयोग राशि दी जाए जिससे वो अपना सर्वाइवल कर सकें। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये जो नोटिस जारी करने के साथ ही ओपिनियन है और उसके बाद जो ये गाइडलाइंस हैं ये निश्चित रूप से बहुत ही अच्छी हैं और हर एडवोकेट को सर्वाइव करने के लिए ये एक सपोर्टिव एसेट के रूप में काम आएंगे और हर एडवोकेट को अभी इस तरह के सपोर्ट की ज़रूरत भी है, जिसके लिए पूर्व में काफ़ी समय से बार काउंसिल के द्वारा अपनी बात रखी जा रही है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से वो सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट और हर स्टेट गवर्नमेंट की लायबिलिटी फिक्स हो रही है कि वो बार काउंसिल के सहयोग से ऐसे नीडी एडवोकेट्स की हेल्प कर सकें। बिल्कुल, तो नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप सभी कॉलर्स हमें कॉल कर सकते हुए सवाल पूछ सकते हैं। यहाँ पर तक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। IPL पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त
IPL पान मसाला। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। फुल एंड फाइनल टीवी की पहली फील गुड डिबेट। जरूरी ज्ञान समझना आसान, शोर नहीं सिर्फ शोर। फुल एंड फाइनल, ये नहीं देखा तो क्या देखा। रोज शाम 4 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों, जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। भरत सेठी, सारिका गुप्ता, जयवीर मावी, अभिनव माथुर, मधुर मोहन दुबे, सनी कुमार, सोनू खान, दीप गुप्ता, अनिल मीना, वेदिन प्रताप शर्मा, कुलदीप अवस्थी, धर्मेंद्र सिंह चौहान, जितेंद्र चौहान, रजनीश त्रिपाठी। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6:30 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों, जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। भरत सेठी, सारिका गुप्ता, जयवीर मावी, अभिनव माथुर, मधुर मोहन दुबे, सनी कुमार, सोनू खान, दीप गुप्ता, अनिल मीना, वेदिन प्रताप शर्मा, कुलदीप अवस्थी, धर्मेंद्र सिंह चौहान, जितेंद्र चौहान, रजनीश त्रिपाठी। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। आप सभी कॉलर्स हमें कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। धर्मेंद्र जी, जिस तरीके से राजस्व संहिता में दाखिल जो खारिज की जाती है, क्या उसका कोई प्रावधान है? देखिए, जो आवासीय भूमि भवन है और जो एग्रीकल्चर लैंड्स हैं, दोनों में जो दाखिल खारिज यानी म्यूटेशन का प्रोसेस है वो अलग अलग है। आपने राजस्व संहिता की बात कही, तो राजस्व संहिता
उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो जो उसमें प्रोविजंस हैं, उन प्रोविजंस के अकॉर्डिंग यदि कोई व्यक्ति एग्रीकल्चर लैंड को परचेज करता है, यदि एग्रीकल्चर लैंड से संबंधित किसी लैंड को कोई परचेज करता है, या जो एग्रीकल्चर लैंड के आसपास रिहायशी इलाके हैं, गांव के हुए या गांव के आसपास के टाउन एरियाज हुए, उन सभी का जो म्यूटेशन का प्रोसेस है, उन म्यूटेशन का प्रोसेस राजस्व संहिता के अंतर्गत आता है। कोई भी एग्रीकल्चर लैंड परचेज करने के बाद जब दाखिल खारिज के लिए तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया जाता है, तो उस प्रार्थना पत्र के साथ में एफिडेविट में प्रॉपर्टी किस तरीके से प्राप्त हुई उसका विवरण, इसके साथ में जो प्रॉपर्टी को प्राप्त करने का डॉक्यूमेंट है, यानी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अकॉर्डिंग जो डॉक्यूमेंट स्वामित्व को प्राप्त कराता है, उस डॉक्यूमेंट को साथ में एनेक्स करना चाहिए। साथ ही साथ जो प्रार्थना पत्र नामांतरण के लिए तहसीलदार महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, उस प्रार्थना पत्र पे मुनादी प्रकाशन की कार्रवाई के बाद जो सर्टेन ड्यूरेशन है 45 डेज का, 45 डेज के ड्यूरेशन के बाद, मैं माफी चाहती हूँ आपको रोकने के लिए। सीधे लखनऊ चलते हैं जहां पर यूपी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, आइए आपको दिखाते हैं। 14,000 नए लाख परिवारों में नए राशन कार्ड वितरित किए गए हैं। प्रदेश में जो वर्षा है, कृषि विभाग के अनुसार सामान्य वर्षा हो रही है, बुआई जोरों पर है। 71%, 71% बुआई जो है खत्म कर ली गई है और पूरे प्रदेश में इस वर्ष विगत वर्ष की तुलना में इसी समय तक 63.5 लाख हेक्टेयर से अधिक बुआई कर ली गई है। पशुपालन विभाग के अनुसार अब प्रदेश में 5,076 गौ संरक्षण केंद्रों में 5,04,000 निराश्रित गौवंश संरक्षित किए गए हैं। जनपदों में 3,369 भूसा बैंक संपादित किए जा रहे हैं और 7.68 लाख क्विंटल भूसा जो है अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि जो भी जहां भी गौ आश्रय स्थल है, चूंकि वर्षा का ऋतु का समय है, उनके चिकित्सकीय व्यवस्था का जरूर देखा जाए, हर चारे की भी व्यवस्था की जाए, कोई जो है उसकी व्यवस्था करने में कोई कठिनाई नहीं आनी चाहिए। जहां तक प्रदेश में जेलों से बेल पर कैदियों को छोड़ने का प्रश्न है, तीसरी बार जो है 2